गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम यहाँ पर चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दो पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा थर्ड। तो दो पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर हमने पढ़ा व्हाट इज़ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, effect of temperature on matter. Now we have to start effect of pressure on matter. Effect, यहाँ तक की पूरी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मैटर पर प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हमें समझना है। हमने कोई भी मैटर ले लिया, मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा भी मैटर होता है। तो इसके बाहर से अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन क्लोजर टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स को हम क्लोज कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से क्या हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन अप्लाइंग, देखो यहाँ पर ऑन अप्लाइंग प्रेशर particles of matter can closer and state can be changed, और state भी चेंज की जा सकती है, because volume of matter भी डिक्रीज, मैटर का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इफ़ेक्ट बस यही है मैटर का कि अगर मैटर पर तुम प्रेशर डालते हो तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, पार्टिकल पास आ जाएंगे और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँ, एक एग्जांपल की भी बात कर लो तुम यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर CO2 गैस है, तो CO2 गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाए, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, at low temperature and high pressure, CO2 को सॉलिडिफाइड किया जाता है। CO2 एक गैस है जो कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है अगर उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए। और जब भी हमें प्रेशर बढ़ाना होता है तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर कम कर लेना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर तो फिर अंदर से बढ़ जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है ऐसा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एवेपोरेशन क्या होता है, और उसके बाद में उसके फैक्टर्स जान लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। बहुत आसान भी है, तो देखो ध्यान से। किसी बीकर में कोई पानी भरा हुआ है और जैसे ही हीट करते हैं तो पानी उबलना स्टार्ट करता है, देन स्टीम बन के गैस बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। दैट इज़ नॉट इवेपोरेशन, वो तो इवेपोरेशन नहीं होता है। तो क्या होता है वो, दैट इज़ बॉइलिंग, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। हीट करने पर पानी का टेम्परेचर बढ़े और फिर गैस में चेंज हो जाए तो वो इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन क्या होता है, बिना हीट किए अगर लिक्विड गैस में बदल जाता है तो ऐसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, द चेंज इन स्टेट फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट any external heat
दैट इज़ इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है मतलब इसको बिना टेम्परेचर दिए पानी क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये पानी इवेपोरेशन हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी, वो किस बात पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक फैक्टर रखते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, तो देखो ध्यान से, सरफेस एरिया किसका, जहाँ जिस सरफेस से वेपराइजेशन होना है। तो यहाँ पर हमने देखा ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो इस पानी की इतनी सरफेस है और यहीं से पानी क्या होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, और हमने क्या किया, इतना ही पानी इतने बड़े प्लेट में रख दिया, इतने बड़े प्लेट में रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इतनी सरफेस से पानी क्या हो रहा है, इतनी सरफेस से पानी वेपराइज हो रहा है, इतनी सरफेस से पानी वेपराइज हो रहा है। तो अगर ज़्यादा सरफेस होगी तो आप बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा पानी सेम टाइम पे सेम इक्वल पानी रखा हुआ है, तो कौन सा पानी जो है जल्दी उड़ जाएगा, जल्दी गैस बन जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस, बिकॉज दिस हैज़ लार्ज सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। तो हम बोलेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन होने की जो स्पीड है वो सरफेस एरिया के साथ बढ़ेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, मतलब उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर अपन रात में और दिन में देखेंगे तो दिन में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें ह्यूमिडिटी की। तो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। एयर में, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर है वो ह्यूमिडिटी होती है। तो एक्चुअली जब लिक्विड गैस बनता है तो वो भी एयर में जाता है। तो अगर पहले से ही एयर में वाटर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एयर उतना पानी नहीं ले पाएगी जितनी वार्म एयर लेती है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो विंड स्पीड, एक और फैक्टर है हमारे पास, विंड स्पीड। तो हवा जितनी तेज़ होगी हमारे जो कपड़े हैं वो उतने ही जल्दी सूख जाते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है विंड स्पीड पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। मतलब ये कि अगर बहुत तेज़ हवा है, गर्म हवा है तो इवेपोरेशन की रेट फास्टर होती है, अगर ठंडी हवा है और धीरे है तो। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अब उसके बाद में हमें दो छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ने हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वही लिक्विड को गैस में बदलना। ठीक है, और एक सेकेंड, हम सबसे पहले वेपराइजेशन के पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन, बाद में पढ़ेंगे वेपराइजेशन को, क्योंकि अगर वो समझ में आ गई तो ये समझाने भी ना पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, फ्यूज़न का मतलब भी लिख लें यहाँ पर मेल्ट होना, मेल्ट होना, ठीक है ना। तो जब कोई सॉलिड, अच्छा ध्यान से ना क्या है, एक हम कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, आइस ले लिया, क्या किया यहाँ पर, आइस ले लिया, उसके ऊपर एक थर्मोमीटर रख दिया और उसको नीचे से हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो हम हीट कर रहे हैं वो हीट अल्टीमेटली थर्मोमीटर नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? हीट दे रहे हैं, आइस पिघल रही है, हीट दे रहे हैं, आइस पिघल रही है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है, आइस है, जो अल्टीमेटली जो है उस सबका टेम्परेचर 0 डिग्री है, बढ़ नहीं रहा है टेम्परेचर। मतलब हम हीट दे रहे हैं, पूरी आइस पानी बनने में ले लेता है। तो इस हीट से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट दे रहे हैं और आइस ले रहा है लिक्विड को, लिक्विड में चेंज होने के लिए। जब तक ये पूरा आइस लिक्विड में चेंज हो जाता है, इतना सा आइस बच जाता है, तब भी यहाँ पर जो थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर में कोई टेम्परेचर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आइस जब कंप्लीट मेल्ट हो जाती है तब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ थर्मोमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो हीट दे रहे थे और आइस चेंज होने में ले रही थी, उस हीट को बोलते हैं हम हिडन हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, एनी सॉलिड, आइस नहीं लिखना है, सॉलिड कोई भी सॉलिड हो, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ, हाँ, इसको किस में मेजर करते हैं, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी में, ठीक है।